नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार सीएम फेस को लेकर बैठकें हो रही है, मैराथन बैठकें हो रही है और लगातार कभी भी सीएम फेस को लेकर ऐलान हो सकता है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस ईवीएम के सर पर पाप का ठिकरा फोड़ रही है। ऐसे में बात किया है किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई बीजेपी के पक्ष में और जिस तरीके से जो रिजल्ट निकल के आया, जो रुझान निकल के आया, वो कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति को और कोई इशारा हो रहा है। ऐसे में बात किया है तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से कांग्रेस के जो आरोप है, साथ ही सीएम फेस को लेकर और किस तरीके से आने वाली राजनीति किस तरह वो इशारा कर रही है। मुस्तफा जी, किस तरफ माना जाए आने वाली वक्त की राजनीति? देखिए नवीन, इस समय 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, ये 5 राज्यों के चुनाव इस देश में करवट लेती नई सियासत की तरफ इशारा करते हैं। जो बात आपने ईवीएम की, जो कांग्रेस पाप का ठीकरा फोड़ रही है, कांग्रेस जो विलाप कर रही है, कांग्रेस जो बोल रही है, देखिए इन तमाम मुद्दों पे हम सिलसिलेवार बात करेंगे। पहली बात आपने पाप का ठीकरा फोड़ने की कही, तो आप देख लीजिए कि पिछले कुछ सालों में जब भी कांग्रेस चुनाव हारती तो वो सीधे ले जाके इल्ज़ाम ईवीएम पे लगाती है, जबकि हमने और आपने नज़दीक से ये देखा है कि पूरे 5 साल कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते, एक दूसरे को निपटाने सलटाने का काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो एक विधानसभा से 8-10 नेता टिकट मांगते हैं। जब एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी सारे नेता उसको चुनाव हराने में लग जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही के विधानसभा चुनाव में हमने देखा। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि राज्य में सरकार तो हमारी आ रही है, पर यहाँ से कांग्रेस का ये विधायक नहीं जीतना चाहिए, एक विधायक कम आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस के नेता करते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब ईवीएम खुलती है तो उनके प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं और वो बिल फाड़ देते हैं ईवीएम के नाम पे। तो आप ये देखिए, आज जावद में देखिए 2664 वोट से समंदर पटेल हारे। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे ताकतवर उम्मीदवार, जातिगत समीकरण उनके हक में था। उसके बावजूद जो ऑडियो वायरल हुए जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि पूरन अहीर को वोट डालोगे तो अपने को फ़ायदा क्या होगा, अपने को फ़ायदा तब होगा जब सकलेचा को वोट डले। तो किस तरह से कांग्रेस के नेता कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराने के लिए काम कर रहे थे। तो जब ये तमाम चीज़ों पे आत्ममंथन कोई नहीं करता और सबसे आसान टास्क होता है ईवीएम का नाम ले लो। और बीजेपी को जो बम्पर वोट मिला है, जो बात मैंने आपसे कही कि इस देश की सियासत एक नई करवट ले रही है और इस देश की उस सियासत की नब्ज़ को अगर किसी ने पकड़ा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और देखिए, उन्होंने अंदर खाने इतना बड़ा काम कर दिया कि कांग्रेस को अंदाज़ा भी नहीं लगा कि उनके पाँव के नीचे से जाजम खींच ली गई है। वो तो जब ईवीएम के नतीजे सामने आए तब कांग्रेस के होश उड़ गए और उन्होंने बिल फाड़ दिया ईवीएम के नाम। तो आप ये देखिए कि इस पे मंथन होना चाहिए, जिस तरह मीडिया कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि बीजेपी केंद्र में आई, नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, हिंदुत्व के आश्रय वो केंद्र की राजनीति में आए और देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से आई। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उस पर बीजेपी फिर मेजॉरिटी में आई, फिर वो पीएम बने। और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर काम किया,
चाहे धारा 370 हटाने की बात हो या दूसरे मुद्दे हो। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा था, वह मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि जो बीजेपी हिंदुत्व के आश्रय, राष्ट्रवाद के मुद्दे के आश्रय केंद्र में आई थी, उस बीजेपी ने अपनी पूरा ट्रैक बदल लिया और देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भनक तक नहीं लगी। और अब जब उस पर एक्सरसाइज करने का टाइम है तो वो कह रहे ईवीएम खराब थी, जबकि उनको ये लेसन लेना चाहिए कि आखिर बीजेपी ने किया क्या, उससे सबक लेना चाहिए, उससे अपने में बदलाव करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगर हम सैंपल में नीमच की विधानसभा को उठाते हैं, दिलीप सिंह परिहार चौथी बार चुनाव मैदान में थे, रिकॉर्ड तोड़ 27,000 वोटों से जीते। आप ये देखिए कि नीमच, यहाँ तक कि चीताखेड़ा बेल्ट, जहाँ पर कांग्रेस ये दावा करती है कि वो कभी चुनाव नहीं हारती, वहाँ से दिलीप बापू जीते। तो आप ये देखिए, और इसके अलावा कई अल्पसंख्यक पोलिंग को देखिए आप, वहाँ पर यदि कांग्रेस को वोट मिले हैं तो दिलीप बापू को भी वोट मिले। तो आखिर ये क्या है, वो वोट कैसे मिले? हमारे इस दफ्तर में एक मुस्लिम महिला यहाँ पे काम करने आती है। वोटिंग के बाद जब अगले दिन वो यहाँ आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट दे दिया कल? बोले हाँ। मैंने कहा किसको वोट दिया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया अपने घर में 7 वोट है और 7 वोट हमने तो कमल पे दिए हैं। तो मैंने कहा आपने कमल पे क्यों वोट दिया? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे भैया 1250 रुपये महीने के आ रहे हैं तो वोट तो कमल को ही देंगे ना। तो आप ये देखिए, यहाँ से इस देश की सियासत करवट ले रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से बीजेपी ने इस देश में हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे उठाना बंद कर दिए। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, लेकिन वो महाकाल लोक बनाने की बात करती है, वो भादवा माता कॉरिडोर बनाने की बात करती है, पर जो लव जिहाद जैसे जो मुद्दे थे उस पे अब बीजेपी बात करते नहीं दिखती। लेकिन इस दौरान बीजेपी ने एक बड़ा काम किया, पीएम मोदी ने खास तौर पे किया कि उन्होंने इस देश में गरीबों पे अपना ध्यान फोकस किया, निचले तबके पे अपना ध्यान फोकस किया। और उन्होंने जो पीएम, जो केंद्र से जो अनाज मिल रहा है सीधे, पीएम सहायता निधि के 6,000 रुपये खातों में जा रहे हैं, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाके। मतलब ये है कि दिल्ली और भोपाल ने एक साथ सीधे सीधे गरीब आदमी तक राहत पहुंचाने का काम शुरू किया। और वो नकद राशि, चाहे वो पीएम सहायता निधि की हो 6,000 रुपये, चाहे लाडली लक्ष्मी की 1250 हो, जब वो सीधे राहत आम आदमी के पास पहुंचने लगी तो वो सब भूल गया और उसको खाली क्या ध्यान रहा? कमल। और उसी का परिणाम था कि इस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। और एक और ख़ास बात है कि जब महिला वर्ग जो होती है वो बहुत कॉन्शियस होती है अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को लेके, अपने परिवार को चलाने को लेके, और जब उसके पास सीधे पैसा आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके घर में राशि आ रही है तो उसी के गीत गाएगी जो उसको ये फ़ायदा दे रहा है। पर महिलाएं शोर नहीं मचाती, हल्ला नहीं करती है। मैंने पोलिंग के बाद ये पता किया तो मुझे पता चला कि कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी ऐसे जिनके परिवार की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, उनको नहीं पता है।
आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतना बड़ा एक मूव किया है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ उन्होंने गरीबों को फोकस किया और सीधे राशि उन तक पहुंचाई जो इस समय वोट में कन्वर्ट हो गई। आप ये देखिए कि जब ये दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, छत्तीसगढ़ में तो तय ही है और राजस्थान में कांटा जोड़ है पर कांग्रेस प्लस है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे हिंदी पट्टी में कांग्रेस बीजेपी को वोट मिला वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की उस स्ट्रेटजी का कमाल है जिस पे वो पिछले लंबे समय से काम कर रहे थे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम आवास हो। अभी चुनाव में मैं कोज्जा गया था, आदिवासी गांव में। जब मैं कोज्जा, अंबा, परलई, पाल इस पूरी पट्टी में घूमा जावद विधानसभा की, वहाँ पे एक किराने के दुकानदार से मेरी बात हो रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे पीएम आवास में मकान मिला है। ऑन कैमरा कहा कि मैं हर हाल में कमल को वोट दूंगा और उसने ये भी बताया कि इस पंचायत में 250 पीएम आवास आए। तो आप सोचिए आज नीमच शहर के अंदर 13,500 परिवार ऐसे जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। यदि आप सोचिए कि यदि इस शहर में किसी को सिर छुपाने की जगह मिलती है, खुद का मकान मिलता है, तो क्या वो उस पार्टी को वोट नहीं देगा? एक समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम केंद्र से 100 रुपये की मदद भेजते हैं तो नीचे आदमी तक 15 पैसे मिलते हैं, बाकी 85 रास्ते में रुक जाते हैं। अब सरकारें सीधे आम आदमी के अकाउंट में पैसे डाल रही, मतलब 1250 डाले तो 1250 पहुँचे, 6000 डाले तो 6000 पहुँचे। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साइलेंट किलर का काम किया और उन्होंने देश की उस गरीब आबादी पे फोकस किया और झोली भर के वोट लिए। जी नवीन, हम उसके साथ अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की और महिलाओं का प्रेम जो दिखा वो रुझानों में दिखा। और जिस तरह क्या मानते हैं आप, किस तरीके से महिला समूह का रोल रहा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि महिलाओं का एक बड़ा रोल है? देखिए नवीन, चाहे पीएम सहायता निधि हो या लाडली बहना योजना हो, इसके पहले गांव-गांव में हमने और आपने देखा स्वयं सहायता समूह काम करते थे। वो रुपए उधार देते थे और उसके बाद एक किस्त चलती थी, हर महीने वो पैसे ले जाते थे। अभी जो खबर मेरे पास है कि कई गांव में वो स्वयं सहायता समूह बंद हो चुके हैं। बीसी वाला रोल जो था, बीसी वाला रोल, उसको हम सहायता समूह, तो जो वीसी सिस्टम होता था, जो 20-25 महिलाएं मिलके और वो जो वीसी करती थी, वो बंद हो गया। अब 1250 आ रहे हैं। आज 5 महीने पैसे इकट्ठे होते 6000 रुपये होते हैं। अब आपको किसी से लोन लेने की, कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि जो मैंने जावद के पोलिंग देखे, वहाँ पे अल्पसंख्यक 17,000 वोट है। तो कई पोलिंगों पे जो अल्पसंख्यक पोलिंग है वहाँ पर भी ओम प्रकाश सकलेचा को वोट मिले। आप मंदसौर में यशपाल सिसोदिया का पोलिंग देख लें, वहाँ मिले। तो आप ये देखिए कि देश की सियासत करवट ले रही है और जो मुसलमान ये माना जाता था कि वो बीजेपी से दूर है, वो हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी के पास नहीं जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब जब ये उसको फैसिलिटी मिल रही है, उसको सुविधाएं मिल रही, क्योंकि केंद्र या राज्य जब कोई योजना लेके आता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बीजेपी का, ये हिंदू है, मुसलमान है या कौन है। जब सरकारों का फ़ायदा उनको घर तक पहुंच रहा है तो निश्चित बात है कि वो उस सरकार को वोट करेंगे जिसने उसको फ़ायदा पहुंचाया। तो आप ये देखिए कि चूँकि महिलाएं हो हल्ला नहीं करती, शोर शराबा नहीं करती, उसको जो फ़ायदा जिसने दिया उसको जाके वोट दिया ही।
ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे, पता किए को इतने बड़े पैमाने पे जो वोट मिला वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत मिला। और बीजेपी अब जिस ट्रैक पे आ गई है, जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी बिसात बिछा चुके। मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं इसको। आप ये देखिए कि इन विधानसभा चुनाव को मोदी जी ने इस तरह फेस किया जैसे वो 24 के लोकसभा चुनाव के रण में। नीमच में आमसभा की और 125 किलोमीटर के दायरे में रतलाम में आमसभा की। आप देखिए रतलाम में 60,000 वोटों से ज़्यादा से चेतन कश्यप जीते। रतलाम शहर में अधिकांश शहरी क्षेत्र है रतलाम विधानसभा में। नीमच में आमसभा हुई, दिलीप बाबू 27,000 रिकॉर्ड मतों से जीते। इस देश के 66 साल के इतिहास में इतने ज़्यादा मार्जिन से कोई भी चुनाव नहीं जीता जितने बड़े मार्जिन से दिलीप बाबू ने चुनाव निकाला। तो हो सकता है वो एक राष्ट्रवाद का इशू, हिंदुत्व का इशू जो है वो एक अपनी जगह है, लेकिन साथ में गरीबों का जो ये टच का तड़का लगा उससे राजनीतिक विपक्षी दल हतबरब हो गए, होश उड़ गए और उनको ये लगा कि ईवीएम में मिस्टेक है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जबकि आप जहाँ पे कई पोलिंग ऐसे है जहाँ पे आपको खूब वोट मिले, पर आप ये देखिए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंगों को उठाइए। दूसरी एक और ख़ास बात कि मैंने पूरे मध्य प्रदेश में टोटल जो सीटें बीजेपी ने जीती, उन सीटों पे यदि हम उस मैप पे हम नज़र डालेंगे तो बीजेपी ने वहाँ से बम्पर सीट निकाली है जो इलाके पिछड़े हुए, जो इलाके गरीबों से जुड़े हैं, आदिवासियों से जुड़े हैं, दलितों से जुड़े हैं, वहाँ से जमकर सीट निकाली। तो जाहिर सी बात है कि उन पट्टियों में जब बीजेपी ठोक के वोट लेके निकल के आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की जो सुविधाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है, उसका नतीजा है, उसका करिश्मा है। आप अपने उसमें आप अपनी हार का ठीकरा ये फोड़ दो कि ईवीएम ख़राब थी, लेकिन आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए। क्या नीमच में हो या मनासा में हो या जावद में हो, जिस प्रत्याशी को टिकट मिला उसके बाद जो तमाम प्रत्याशी थे, क्या वो गीता, रामायण, कुरान, गंगाजल उठा के कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम किया? लेकिन देखिए आप मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटेजी कि उन्होंने बीजेपी वर्कर को ये पाठ पढ़ाने में कामयाब हो गए कि ये पार्टी हमारी माँ है और माँ से गद्दारी नहीं हो सकती। अगर कोई कार्यकर्ता या नेता दिलीप बापू से नाराज भी है पर वोट उसने कमल को ही दिया, और ऐसे तमाम लोग कहते सुने गए, आपने सुना, मैंने सुना कि नाराजगी है शक्लेजा जी से पर वोट तो कमल को ही देंगे, दूसरी पार्टी को कैसे दे सकते हैं? तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, वो अपने वर्कर को ऐसा तैयार करते हैं। और फिर 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड पे रहती है। उनके विधायक, सांसद और मंत्री थक जाते हैं, कार्यक्रम करते करते परेशान हो जाते हैं। मोदी और अमित शाह अपने वर्कर को, अपने विधायक, सांसद, मंत्री को बैठने ही नहीं देती। और आप ये देख लीजिए कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। केवल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के अलावा आप बताइए गांधी भवन कब खुलता है? जब चुनाव आते हैं। और वो भी वही जो दूल्हा होगा वही बिछात बिछाएगा, वही सब व्यवस्था करेगा। बाकी एक जो संगठन काम करता है वो संगठन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में काम करता हुआ दिखता है जैसा बीजेपी में वर्कर काम करता है? बीजेपी में संगठन की जाजम पर आप देखिए विधायक, सांसद, मंत्री सब वो आम कार्यकर्ता की कतार में बैठते हैं।
ये बड़ा फ़र्क है। और उसी फ़र्क के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है, वो बम्पर वोटों से चुनाव निकाला उन्होंने। और इस देश की मैं जो आपसे कह रहा हूँ, एक नई सियासत एक नई करवट ले रही है। और वो करवट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोकस किया है गरीबों पे, और जो योजनाएं सीधे उन तक जा रही है, ये उसका वोट है। और वो वोट ये नहीं देखता हिंदू मुसलमान कुछ भी, वो वोट ये देखता है कि उसको राहत कौन दे रहा है, हम उसको वोट देंगे। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो सियासत देखने को मिली। और खासकर अगर बात करें जो विधानसभा ये चुनाव हुआ है, जिस तरीके से माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन जो मोदी की जो रणनीति थी वो रणनीति जमीन पर साकार हुई। और जिस तरीके से आखिरी तबके तक जो मोदी की योजना पहुंची, उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए मैंने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।